सुप्रभात सभी को। जय हिंद प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, बीटीसी तृतीय सेमेस्टर जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। प्यारे बच्चों, यहाँ से जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ये पेपर है 50 नंबर का, इसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ, जिसमें विगत कई वर्षों से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा रिपीटेशन भी होता है। तो आप इन अगर प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? ठीक है, पूछ रहा है यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का जब हम लोग उत्तर देखेंगे तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है स्मृति संबंधी, दूसरा है तर्क संबंधी, तीसरा है पूरक प्रश्न और चौथा है विचारोत्तेजन वाले प्रश्न। ठीक है, अब आपको साफ ढंग से दिखाई दे तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये जो 4 विकल्प हैं, तो इसमें पूछ रहा है आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था। लगभग 2011 में 16 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है वो तर्क संबंधी नहीं है, पूरक संबंधी नहीं है और ना ही विचारोत्तेजन संबंधी प्रश्न है, बल्कि ये जो प्रश्न है स्मृति आधारित प्रश्न है। ठीक है, बच्चे थोड़ा सा अपने स्मृति पर ध्यान देंगे या स्मृति पर जाकर के जो उनको पता है उस पर आधारित जाकर के इस उत्तर को देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रश्न है स्मृति संबंधी प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं दूसरा प्रश्न। ब्लूम के अनुसार कितने सोपान या कोष्टक में दिया है पक्ष की चर्चा की गई है? ठीक है, तो ब्लूम के अनुसार पूछ रहा है कि कितने सोपानों की चर्चा की गई है। तो ब्लूम ने मुख्यतः जो है वो प्यारे बच्चों 6 सोपानों की चर्चा किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। वो आपके 6 सोपान कौन से हैं? तो पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष और चौथा है आपका संश्लेषण, पांचवा है विश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। ये 6 पक्षों की चर्चा ब्लूम महोदय ने किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है? ठीक है, तो क्या निबंध लेखन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, क्या दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, क्या बहुविकल्पी प्रश्न है या अति लघु उत्तरी प्रश्न है? तो देखिए निबंध लेखन में तो बच्चों को स्वतंत्रता रहती है लिखने के लिए, तो वो ढेर सारे जो उनके तर्क चिंतन स्मृति में आती है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है, तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। दीर्घ उत्तरी, इसमें भी आप देखेंगे तो निबंध लेखन की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसमें फिर भी शब्दों की संख्या काफी रहती है, 500 कहीं न कहीं शब्दों में इसको व्यक्त करना रहता है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी वस्तुनिष्ठ नहीं आता है। अति लघु उत्तरी में लगभग शब्दों की संख्या मान लीजिए 25 है, इसमें दे दिया जाता है, तो इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब उसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि चौथा है आपका। एक मिनट। ठीक, अब देखिए ये पूछ रहा है कि चर क्या है? चर क्या सतत होता है या असतत होता है या दोनों होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो जो चर होते हैं वो सतत और असतत दोनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का प्यारे बच्चों
ये चौथा प्रश्न है। चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। सतत चर भी होते हैं और असतत चर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा। पांचवें में प्रश्न कह रहा है शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। ठीक है, तो शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य होता है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, या दूसरा कह रहा है शिक्षण विधि में नवाचार, या तीसरा कह रहा है उपरोक्त दोनों, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक नवाचार होता है जो नएपन के लिए अधिगम प्रक्रिया में नयापन लाए या फिर शिक्षण विधि में भी नयापन लाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त दोनों, तो ये दोनों सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है मूल्यांकन के अंतर्गत है क्या क्या है? तो शैक्षिक मूल्यांकन या शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, विद्यार्थी का मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो मूल्यांकन के अंतर्गत होता है प्यारे बच्चों, वो आपका शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। शिक्षक भी जब पढ़ाता है तो स्वयं अपना मूल्यांकन करता रहता है, विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन करता है, और संस्थागत मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। ठीक है, शैक्षिक शोध के प्रकार पूछ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है कि शैक्षिक शोध के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, अगर ऐसे देखा जाए तो शोध कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है शैक्षिक शोध के प्रकार। आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूँ। शैक्षिक शोध के प्रकार हैं। ठीक, तो शैक्षिक शोध के प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 3, यहाँ पे 3 और 5, फिर उसके बाद दिया हुआ है 6 सी ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 8। ठीक है, अब बताइए कि शैक्षिक शोध के कितने प्रकार होते हैं? तो शैक्षिक शोध के प्यारे बच्चों मुख्यतः जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक, अब वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो 3 जो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं आपके फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इसको हम लोग आधारभूत अनुसंधान के नाम से जानते हैं, और व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान भी हम लोग कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का अनुसंधान होता है शैक्षिक शोध में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न। परीक्षण के गुणों में निम्न में कौन नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं वाला प्रश्न है। ठीक है, तो क्या नहीं होता है? वैधता, वैधता होता है। विश्वसनीयता, ये भी होता है। और चौथा कह रहा है पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो ये पूछ रहा है कि कौन नहीं होता है। तो नहीं होता है प्यारे बच्चों जागरूकता, जागरूकता नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। ठीक, व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से व्यापक मूल्यांकन का आशय लगाया जाता है। ठीक, ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा पहला ही। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या नहीं लिख रहा ना, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या जो है थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। तो देखिए संचयी आलेख पत्र के प्रकार पूछ रहा है कौन सा? तो पहला है पैकेट या परत होता है संचयी आलेख का पत्र, एक पत्र लेख ये भी होता है, संकलित परत ये भी होता है, और ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचयी आलेख के जो पत्र होते हैं ये सब है, तीनों हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कृषि कार्य पाठ सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं है। और भी देख लेते हैं। भ्रमण बिल्कुल है, विज्ञान क्लब बिल्कुल है, पर्यटन शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है, पर्यटन भी कराया जाता है, ये सब है। नहीं कौन सा है? तो ये है कृषि कार्य, ये पाठ सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके पश्चात प्यारे बच्चों 12वें प्रश्न पे चलते हैं। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? ठीक है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? ये थोड़ा सा प्रश्न किताबों में इसके कई चरण बताए गए हैं और आप देखेंगे तो मूलतः क्रियात्मक, अगर आप गूगल मारते हैं तो जो क्रियात्मक शोध के संपादनों की चर्चा की जाएगी वो मूलतः 4 चरणों की चर्चा की जाती है ना। और डायट या बहुत सारे टीचर्स इसको 6 राइट आंसर बनाते हैं, जो कि विगत कई वर्षों में अगर आप देखेंगे तो क्रियात्मक शोध के संपादनों का चरणों या कितने चरणों में होता है, अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये 6 माना गया है। अब यहाँ पर 6 कौन से चरण है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 चरण की जब चर्चा करता है तो वो तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन 6 चरण जब पूछा जाता है कि ये सही क्यों है, कैसे है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये 6 चरण हैं कौन कौन से। तो पहला जो चरण है प्यारे बच्चों, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें पहला चरण कौन सा होता है। कितने चरण हैं? इसमें पहला ही चरण पूछ लेता है, अंतिम चरण पूछ लेता है कि कौन सा है। ठीक, तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि प्रथम चरण भी कौन सा है, अंतिम चरण। जब तक आपको 6 चरण बताए नहीं जाएंगे तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि प्रथम कौन है, अंतिम कौन है और 6 कौन है। ठीक, तो जो पहला चरण होता है प्यारे बच्चों वो होता है समस्या के क्षेत्र की पहचान करना। तो पहला चरण हो गया पहचान करना। ठीक, इसका समस्या के क्षेत्रों का पहचान करना। ठीक, दूसरा जो चरण होता है आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, दूसरा चरण होता है डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा को एकत्रित करना या फिर उसको बोलते हैं व्यवस्थित करना। ठीक है, आंकड़ों को व्यवस्थित करना, ये दूसरा चरण हो जाता है। तीसरा जो चरण होता है वो होता है आंकड़ों की व्याख्या या फिर डेटा का एक्सप्लेनेशन बोलते हैं हम लोग। तो डेटा की व्याख्या बोल सकते हैं या फिर आंकड़ों की व्याख्या, ये तीसरा चरण होता है। चौथा जो चरण होता है प्यारे बच्चों वो होता है क्रियान्वयन करना ना। क्रियान्वयन करना को हम लोग और भी कह देते हैं कि कार्रवाई करना, इस तरीके से भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 चरण ये हो गए। 5वां जो चरण है वो है जो हमने क्रियान्वयन किया है, ठीक, अब उसका परिणामों का मूल्यांकन करना। तो 5वां चरण हो जाता है परिणामों का मूल्यांकन करना। और लास्ट या अंतिम जो चरण माना गया है वो माना गया है प्यारे बच्चों निष्कर्ष। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के संपादन में मुख्यतः कितने चरण? तो 6 चरण। कौन कौन से? वो मैंने 6 चरण का आप लोगों को व्याख्या दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न है अनुसंधान के कार्य हैं। ठीक है, अनुसंधान के कार्य क्या हैं? तो अनुसंधान का कार्य है सिद्धांत का निर्माण करना। बिल्कुल अनुसंधान का निर्माण करना होता है क्योंकि फंडामेंटल के अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों का ही निर्माण किया जाता है, ये भी है। उसके बाद है अनुसंधानों का अनुप्रयोग करना। दूसरा जो कि अप्लाइड है, तो सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना भी, जो सिद्धांत नियम बनाए गए उनको क्या करना है? उपयोग का अप्लाई भी करना है अपने जीवन में, ये भी है। नवाचार करना, नई नई चीजें भी खोजना। जब रिसर्च किया जाता है तो उसमें नए सिद्धांतों, नए नियमों का भी प्रतिपादन किया जाता है, तो नवाचार भी करना। ये तीनों बात सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ठीक है, समस्या हल करना, समस्या का तार्किक हल और समस्या का गहन विश्लेषण, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो
क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है वो प्यारे बच्चों होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, इसका मूल आधार होता है कि अगर कोई भी कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक्टर रिसर्च के अंतर्गत आपके शिक्षक भी करते हैं, प्रशासन भी करता है, प्रधानाध्यापक भी करता है, डायट या फिर जो बीआरसी है वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं वो भी रिसर्च करते हैं विद्यालयों में आकर के, और विद्यार्थी या शोधकर्ता भी करता है। तो वो अगर टीचर मान लीजिए कर रहा है तो टीचर से संबंधित समस्या होगी, मतलब टीचर का समस्या होगा और हल भी तो टीचर का ही होगा, तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक बात, तो ये आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना कौशल अर्जित किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा पता चलता है भाई? क्या नियंत्रक के द्वारा पता चलता है? नहीं। संकेतक के द्वारा पता चलता है? नहीं। केंद्रक के अनुसार पता चलता है? नहीं। मापक के अनुसार? हाँ, मापक के अनुसार पता चल पाता है कि बच्चे ने अभी कितना कौशल अर्जित किया है, अभी कितना कौशल अर्जित करना बाकी है, ये मेजरमेंट के द्वारा ही पता चल पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट किए गए हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति हुई है, तो आपको तो ऐसे ही प्रश्न याद हो गए होंगे। खास करके आप देख रहे होंगे कि एक जो प्रश्न बना वो स्मृति वाला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान से अनुसंधान के कार्य क्या है, ये सारी चीजें, नवाचार से आप देख रहे हैं प्रश्न वही रिपीट हो रहा है। क्रियात्मक शोध का ये बहुत बार पूछ चुका है कि मूल आधार क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि उनका रिपीटेशन चल रहा है, जो कि मैं प्रश्न आप लोगों को 2020 का सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो 2020 में भी आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न 16 में पूछे गए थे, 17 में पूछे गए थे, वो 20 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में